हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट सेशन पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। पी ब्लॉक के बारे में आपको बताया, इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में और काफ़ी लेंथी चैप्टर होने की वजह से क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं और इसको पढ़ने में भी आपको काफ़ी टाइम लग जाता है और आपका छूट भी जाता है एग्ज़ाम के टाइम तक। कई सारी चीज़ें नहीं भी पढ़ पाते हो आप, तो एक बार आप यहाँ पे जो मेरा वेल रिसर्च कंटेंट है एक बार पढ़ के देखना। इसके बाद आपको नहीं फील आएगा कि आपने पी ब्लॉक नहीं किया और आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। तो ये वीडियो आप पूरी देखिए, उसके बाद इसकी क्वेश्चन सीरीज़ आएगी जहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 200 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप उस वीडियो को भी देखना और इसके साथ आपको जो है पी ब्लॉक एलिमेंट प्रिपेयर हो जाएगा कम्प्लीटली। ओके, सो आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखना और जहाँ जहाँ पे आपको कोई डाउट्स अगर आ रहा है, कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट में या कोई आप एडिशनल कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, सो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। आपको पता है कि पी ब्लॉक जो होता है पीरियडिक टेबल में, आप पीरियडिक टेबल देखते हैं तो वहाँ पे आपको क्या दिखता है, कुछ ऐसा शेप दिखता है। यहाँ पे ये जो एरिया होता है ये होता है आपका पी ब्लॉक का एरिया। ठीक है, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक इसको बोलते क्यों हैं, क्योंकि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, जो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ऑर्बिटल में फिलअप होता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, पी ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, इसलिए इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी के लिए इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। आपको पता है 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियड टेबल में, जहाँ से ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक जो आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ठीक है, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 ये कहाँ पे आते हैं, आपके पी ब्लॉक फैमिली में आते हैं। ग्रुप 13 आपकी बोरॉन होती है, ग्रुप 14 आपकी, तो यहाँ पे मैं इनको भी लिखे दे रहा हूँ, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। ये सारे ग्रुप्स हमको इसी वीडियोस में पढ़ने हैं। ठीक है, सारी रिएक्शंस के साथ, प्रॉपर्टीज़ के साथ जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो ग्रुप 13 को हम बोरॉन फैमिली कहते हैं, बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली कहते हैं। ओके, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। ग्रुप 15 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। फैमिली का मतलब इसके जितने भी ग्रुप के मेंबर होते हैं उनको हम एक फैमिली मानते हैं। ठीक है, ग्रुप 16 जो होता है उसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 17 को हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं। और ग्रुप 16 को हम रेयर गैसेस, ठीक है, या रेयर गैसेस बोल सकते हैं, इनर्ट गैसेस बोल सकते हैं। ठीक है, इनर्ट यूज़ नहीं किया जाता है वर्ड, आईपीएस ने सजेस्ट किया है कि रेयर यूज़ करो, क्योंकि ये गैसेस होती है, रिएक्शन करती हैं। ठीक है, कुछ गैसेस रिएक्शन शो करती हैं, इसलिए इसको इनर्ट कहना गलत है, इसलिए इसको रेयर गैसेस कहते हैं। अब यहाँ पे हम ये सारी फैमिलीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, हर एक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सो आप लोग कंटिन्यू वॉच करते रहिए वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं बोरॉन फैमिली। बात करें अगर इंपॉर्टेंट की तो कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो बोरॉन फैमिली से आपकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शंस हैं। और कार्बन फैमिली में आपके एलोट्रॉप्स इंपॉर्टेंट हैं, एलोट्रॉप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कार्बन फैमिली से। नाइट्रोजन फैमिली से आपकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रहती हैं, रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और कंपाउंड में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेशन, कितने नंबर ऑफ एस बॉन्ड हैं, सॉरी ओ बॉन्ड हैं, ठीक है, ये कैलकुलेशन, कंपाउंड में बॉन्ड कैलकुलेशन और इसकी रिएक्शन भी इसकी इंपॉर्टेंट है। हैलोजन फैमिली आपको पता है इसके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, एंड इनकी जो रिएक्शंस होती हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। रेयर गैसेस पे जीनॉन के कंपाउंड जो होते हैं फ्लोरीन के साथ, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये होता है इनमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको मैं यहाँ डिस्कस कर दिया।
और इन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, ठीक है। सॉरी। इसके बाद देखने वाले हैं बोरॉन फैमिली। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, बोरॉन फैमिली। ओके। तो बोरॉन फैमिली को हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स की सीरीज़ में रखते हैं, ग्रुप 13। आपको पता है कि ग्रुप 13 जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। सॉरी, बोरॉन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या होता है? 5 होता है। एल्यूमिनियम का 13 होता है, गैलियम का 31, इंडियम का 49 एंड थैलियम का 81, ठीक है। ये इनके होते हैं एटॉमिक नंबर्स। अब इनकी बात करते हैं, इसको हम G13 लिखते हैं क्योंकि इसको ग्रुप 13 बोलते हैं, इसलिए G13 भी इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिनसे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू, बोरॉन का अगर लिखेंगे तो हीलियम के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। अब इसके नीचे क्या होगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ये आप और डी ले लीजिए क्योंकि जितना भी इस पी ब्लॉक में जितने के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं वो सेम ऐसे ही वे में लिखने हैं। आपको पहले हीलियम लेना है, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन। इसको आप रट लीजिए कि पहले वाले एलिमेंट के साथ हीलियम गैस लेंगे क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 होता है इसका हीलियम का, इसलिए यहाँ पे 5 में 2 को हम यहाँ पे ले लेते हैं हीलियम की तरह से। अब यहाँ पे बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाते हैं 2s2 एंड 2p1 में। अब बस आपको 2 की जगह पे 3 कर देना है, 3s2 3p1 कर देना है, 4 कर देना है 4s2 4p1, 5 कर देना है 5s2 5p1, 6 कर देना है 6s2 6p1। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, जैसे यहाँ पे अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम d ऑर्बिटल भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। क्योंकि हमको जो नॉलेज है, जो क्वेश्चंस करने हैं वो सफिशिएंट है, इतने से ही हो जाएगा। बट आपको अगर पूरा लिखना है कम्प्लीटली तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4s2 एंड 4p1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4d10 5s2 5p1। अब यहाँ पे लिख सकते हो 4f 14 5d10 6s2 5p 6p1। तो यहाँ पे आपको किससे मतलब है? आपको मतलब है इनके आउटर सेल से, ठीक है। ये इसका आउटर सेल है, ये इसका आउटर सेल है, ये इसका आउटर सेल है, ये इसका आउटर सेल है और ये इसका आउटर सेल है। यहाँ पे आप सब में देख रहे हो कि सब में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना बिल्कुल ईजी, आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बेसिक चीज़ें, इनको आप पहले से अगर याद कर लोगे, चैप्टर स्टार्ट करने से टाइम ही आप इसको पढ़ लोगे तो इससे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने वाले हैं तो यहाँ पे हमको समझ आ जाएगा। सबसे पहले +3, इसकी भी होती है +3, देन शो करने लगते हैं +3 +1, देन शो करते हैं +3 +1 +3 +1, ठीक है। ये आपको याद करना है कि ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। बिल्कुल सिंपल वे है। अभी ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी कि आप ये सारी चीज़ें कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। हम इसको सिखाएंगे क्योंकि एक फैमिली अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो एक फैमिली में आपको डिफ़िकल्टीज़ आएंगी सीखने में, दूसरी फैमिली में इजी हो जाएगा और थर्ड तक पहुँचते पहुँचते आपको लगेगा कि आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बस आपकी यहाँ पे बस कुछ चीज़ें बदली रह गई हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें 30% 20% ही नई चीज़ें पढ़ोगे, बाकी 80% रिपीट होती हैं, ठीक है। कैसे रिपीट होती हैं वो भी हम सिखाएंगे आपको। तो आप बस कंटिन्यू देखते रहो इसको कि कैसे हो रही हैं ये चीज़ें। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट
ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे +3 है, +3 है, यहाँ पे +3 +1 +3 +1 दोनों हो गई हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की, थोड़ी सी बात करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको अभी समझना है ऑक्सीडेशन स्टेट का सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 और 1 है, ठीक है। 2 और 1 ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे तो ये हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इस बोरॉन को रखेंगे। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है, यहाँ पे भी ये 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से +3 करता है। बट यहाँ पे जब सेल्स बढ़ जाते हैं तो ये +3 भी शो कर सकता है और ये सिर्फ p इलेक्ट्रॉन को भी निकाल के स्टेबल हो सकता है, ठीक है। ये 4s2 के कंप्लीट फिल ऑर्बिटल को ऐसे ही रहने देगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या अभी हम सिखाने वाले हैं आपको। पहले आप जल्दी देख लो कि कैसे आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, सिर्फ p का इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +1 में। सिर्फ p का क्यों निकल सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो इसके दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसमें और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी, तो ये स्टेबल हो सकता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इसका भी रीज़न हम डिसाइड करेंगे नीचे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही है, ठीक है, +3 +1, ठीक है। तो देखते हैं क्या रीज़न होता है इन ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑक्सीडेशन स्टेट का रीज़न। यही रीज़न आपका सारे फैमिलीज़ में चलता रहेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिसाइड करते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो हमको ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी की, ठीक है। तो स्टेबिलिटी आपने देखा कि जो स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बोरान ने दिखाया है, एल्यूमिनियम ने दिखाया है, ठीक है, गैलियम ने +3 के साथ +1 दिखाना शुरू कर दिया, इंडियम ने +3 के साथ +1 दिखाना शुरू कर दिया और थैलियम ने +3 के साथ +1 दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पे डोमिनेट करती हैं +3, यहाँ पे डोमिनेट करने लगती है +1, ठीक है। मतलब ऐसा कह सकते हो वो चाहता है नीचे साइड में जैसे जैसे आते हैं +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि है तो सब में +3, बट नीचे आते आते +3 की कैपेसिटी कम होने लगती है, ठीक है। क्या रीज़न है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इसका रीज़न जो होता है, इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है रीज़न इसका, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। इसका रीज़न होता है शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इनर सेल आपको पता होगा, ठीक है, नहीं पता तो बता दें। ये जो सेल होती है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो ये बहुत सारी सेल्स होती है, तो इसमें इन सेल को, अंदर की सेल्स को बोलते हैं इनर सेल, ठीक है। ये बाहर की होती है बिल्कुल आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं, और ये अंदर होती है इनर सेल। होता क्या है कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है इनर सेल का, वो क्या होता है, डिक्रीज़ करने लगता है, डिक्रीज़ हो जाता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज़ कर जाता है, इंक्रीज़ करने लगता है, और NH2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टाइटली बाइंड अप हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जल्दी थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं। होता ये है कि हमारा जो जिनमें ज़्यादा सेल्स होती हैं, ठीक है, ज़्यादा सेल होती हैं, जैसा कि नीचे के साइड में हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इन इलेक्ट्रॉन्स, इनमें देखो, इनमें इसके पास कितनी सेल्स हैं, कितनी ज़्यादा सेल हैं, देखो इसमें क्या है, इसमें 2 ही थी। ज़्यादा सेल होने की वजह से अब आप जान रहे हो कि इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज़ होने लगता है। भाई कोई शील्डिंग इफेक्ट इसका क्या होने लगता है, डिक्रीज़ करने लगता है। और शील्डिंग इफेक्ट जब डिक्रीज़ करेगा तो आपको इनका रिलेशन पता है कि जब शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़ करता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़ करता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इनके बीच का रिलेशन है हमेशा। अब यहाँ पे क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट और क्यों डिक्रीज़ करता है, अब ये भी जान लेते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो न्यूक्लियस होता है,
न्यूक्लियस क्या करता है, बाहर के सेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे NH2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे 6s2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनको अपनी तरफ खींचने का ट्राई करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे डिक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट, और आपको पता है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो एस ऑर्बिटल होता है, एस सेल जो होता है वो क्या होता है, सबसे पास होता है न्यूक्लियस के, ठीक है। एस क्या होता है, न्यूक्लियस के करीब होता है, और जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी हाई होगा। एस के साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी हाई लगता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन को निकलने में प्रॉब्लम होगी तो जनरल सी बात है कि आपका यहाँ पे S2 का इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा बल्कि P का निकल जाएगा, और इसकी वजह से जितना नीचे के साइड में आते हैं +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। कि स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब टेलेरियम जो है थैलियम जो है वो +1 शो करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि क्यों, इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि एस और एस जो होता है, इनर सेल की बात करते हैं तो एस जो होता है न्यूक्लियस के पास होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाता है, और ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने नहीं देता है, और निकलने नहीं देगा तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, +3 से +1 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बना लेगा। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं, इसके कुछ एविडेंस भी देख सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आपको कुछ एविडेंसेस भी दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एस की बात करें, ठीक है, जो एस होता है, पी होता है, डी होता है, इसमें याद कर लो कि शील्डिंग इफेक्ट का ये ऑर्डर होता है। शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में लगेगा, एस में लगेगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट उसमें सबसे ठीक है, इसमें शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है